नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको पैडागॉजी ट्रिक्स का वीडियो दिया और आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए कि वी वांट दिस काइंड ऑफ वीडियोस मोर, और वीडियो बताइए या हमें ऐसा ही वीडियो चाहिए था। तो उस टाइम मैं पूरी NEP 2020 नहीं पढ़ पाई थी। उसके बाद अब मैंने थोड़ा सा और उसको स्टडी किया टू गिव यू सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर पैडागॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो आज उसी के साथ मैं हाजिर हूँ, हम उस पर ही बात करेंगे। और उससे पहले अभी पिछले 2-3 दिन में ना KVS ने कुछ एग्जाम्स लिए हैं, प्रिंसिपल, कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल। वो पेपर भी CBSE ने लिए हैं और उनके कुछ रिव्यू वीडियोस मैं देख रही थी। उसमें यही निकल के उसमें कुछ 8-10 पॉइंट्स मुझे मिले जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, और वही पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बेस का काम करेंगे। तो पहले एक बार उसकी बात कर लें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो सब लोग बोल रहे थे कि NCERT इज द बेस, आपको NCERT को ही बेस बनाना है। और ये मैं भी अपनी पहली वीडियो से बोल रही हूँ, NCERT आपका बेस्ट फ्रेंड है इस टाइम। मेक NCERT योर बेस्ट फ्रेंड फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्स। जो भी आपका सब्जेक्ट का पेपर है, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, PRTs का, NCERT आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। एटलीस्ट NCERT का कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको नहीं आता है, जिसको आपने नहीं पढ़ा। सो NCERT इज द बेस ऑफ द एग्जाम्स। और एग्जाम जो पेपर आ रहा है वो सिलेबस से बाहर नहीं आ रहा है। नथिंग इज आउट ऑफ कोर्स। जितना CBSE ने आपको, KVS ने आपको दिया है कि इस टॉपिक से हम पूछ सकते हैं, वो उसी से पूछ रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनी इनजस्टिस टू द सिलेबस दे हैव ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड। थर्ड थिंग, या लैंग्वेज जो है ना मॉडरेट लेवल की आ रही है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन मेरे पास आता है, मैडम इंग्लिश का क्या करें, इंग्लिश की वोकैबुलरी, इंग्लिश के ग्रामर पॉइंट्स हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। मतलब अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश आती है, आई डोंट वांट यू टू बी वेरी हाई इन योर इंग्लिश, लेकिन वो चाहते हैं कि आपका एक नॉलेज हो, आपको रेगुलर यूज वाली कॉन्वर्जेशनल लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। तो उसी लेवल का पेपर आ रहा है। SSC से अपने पेपर को कंपेयर मत कीजिएगा। SSC बहुत लेवल हाई पूछता है, लेकिन KVS नहीं पूछ रहा है। TGT PGT इंग्लिश में आ सकता है एक ऊपर का लेवल, बट टॉकिंग अबाउट PRTs उतनी मुश्किल नहीं आएगी। और आपको एक और मैं यहाँ पर सलाह देना चाहती हूँ, अगर आप PRT हो तो आपको NCERT क्लास 5 की जो इंग्लिश है उसमें बहुत सारे ना इंग्लिश के न्यू वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। हो सकता है वो NCERT की किताब से कोई आपको वर्ड दे दें और आपको ये सिनोनिम अंटोनिम निकालने के लिए, और फिर आपको लगे यार मुझे तो ये नहीं आता, लेकिन यू शुड नो दिस। तो अगर आप PRT हो तो एटलीस्ट क्लास 5 इंग्लिश तक के सारे वर्ड्स, TGT हो तो 10th तक के, और PGT हो तो 12th। इंग्लिश की बुक्स में जो न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे ना, वो आपको उनके मीनिंग्स पता होना चाहिए। ये मत सोच लेना कि इंग्लिश NCERT बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश की NCERT में अगर आप वर्ड टू वर्ड चैप्टर या पोम रीड करते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस आपको मिलते हैं जिनके लिए ना डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है। मुझे भी करनी पड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको 5th की NCERT की इंग्लिश की सारे वर्ड्स आते होंगे, नहीं आते होंगे। यू जस्ट गो थ्रू सम न्यू वर्ड्स एंड यू विल फाइंड सो मेनी वर्ड्स। तो इंग्लिश हिंदी की बात तो यहाँ खत्म हुई। हाँ, पैडागॉजी के लिए जो, मतलब मैं आपको जैसे पिछली वीडियो में कहा था, बहुत करीब का मामला फंसा देते हैं। तो रिव्यू में भी कुछ लोगों ने कहा है कि ऑप्शंस बहुत करीब के थे। कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कौन सा ठीक है, फर्स्ट या सेकंड। बहुत कूल टेम्परामेंट के साथ, बहुत ठंडे दिमाग के साथ सोचना पड़ता है कि इसको टिक करें या इसको टिक करें। तो यहाँ पर आप लोग भी फंसोगे। इसलिए हमेशा कहती हूँ अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। नॉलेज आपका चेक नहीं कर रहा है, संगठन नॉलेज नहीं चेक करेगा, संगठन कॉन्सेप्ट चेक करेगा। संगठन ने बच्चों को पढ़वाना है तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। और बेस वही है पैडागॉजी का, NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देन इट कम्स टू NEP 2020। और तीसरी चीज उन्होंने बोली मनोदर्पण, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ना करंट इशू है। कोविड के बाद से मेंटल हेल्थ पर बहुत रिसर्च हुई है, बिकॉज द फेज ऑफ COVID-19, द 2 years और 2.5 years, दे हैव डिग्रेडेड द मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल, द चिल्ड्रेन, द एडल्ट्स, द किड्स अक्रॉस द ग्लोब। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेंटल हेल्थ पर ही लाऊंगी। आई एम प्लानिंग फॉर दैट, आई विल स्टडी फॉर यू। तो चिंता मत कीजिएगा। और हाँ, बस यही कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपनी वीडियो पर। NEP 2020 पार्ट 2। बहुत डिटेल तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। लोग तो इंटरैक्टिव बोर्ड्स यूज़ करके स्लाइड्स बनाकर पढ़ा रहे हैं। आई जस्ट गिव यू द जिस्ट कि आप मेरा वीडियो को एग्जाम देने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले 2-4 बार सुन लीजिएगा, रिपीट पर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा कि किस चीज़ को दिमाग में रखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इट विल हेल्प यू दैट वे।
तो हमने लास्ट में अपनी को करिकुलर अप्रोच तक बात की थी। इस बार हम स्टार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनईपी में आया है, कम से कम 2 पेज उन्होंने उसमें भरे हैं, दैट इज लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के साथ कैसे डील करना है। इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्सिटी, जहाँ पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी, तो लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, खासकर संगठन में। आप कहीं और स्टेट में हो, आपको किसी और स्टेट की लैंग्वेज आती है, आपको किसी और स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है, और फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को। सपोज कोई नॉर्थ का बंदे को केरला में पोस्टिंग दे देते हैं, तो उस चीज़ के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमको मलयालम नहीं आती, बच्चों को हिंदी नहीं आती है, एंड वी आर लेफ्ट विद इंग्लिश ओनली। अब इंग्लिश भी अगर टीचर को नहीं आती है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो संगठन में लैंग्वेज इज एक्चुअली एन ऑब्स्टेकल फॉर द इंस्ट्रक्शन, फॉर मीडियम एंड फॉर कॉन्वर्जेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो उस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो लैंग्वेज पे आज बात करते हैं। देखो एनईपी 2020 क्या कहती है। आज तक क्या था कि हम इंग्लिश 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 के पीछे भाग रहे थे, और इंग्लिश के पीछे भागने से ये हो रहा था, ना बच्चे को इंग्लिश आ रही थी, ना उसको अपनी लैंग्वेज आ रही थी, और ना ही उसको कंटेंट आ रहा था, ना हम नॉलेज इंपार्ट कर पा रहे थे। तो रिसर्च के बाद ये समझ में आया कि भैया इंग्लिश के पीछे मत दौड़ो, और अपनी ही रीजनल लैंग्वेज में, अपनी ही मदर टंग में नॉलेज गेन करो। तो एनईपी कहती है कि भैया क्लास 5th तक टीचर के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि उसको इंग्लिश या किसी फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाना है। क्लास 5th तक टीचर अपनी क्लास में मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज ही यूज़ करे, ताकि बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा हो। किसी और लैंग्वेज में पढ़ाने से बच्चे को समझ नहीं आता है, और जब उसको समझ नहीं आता तो हमारा जो FLN वाला कॉन्सेप्ट है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, जो उसको रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। तो अप टू क्लास 5th मदर टंग, और 5th तक ही नहीं, 8th तक भी आप इसको ले जा सकते हो। एनईपी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है 5th तक तो आप करो ही करो, और 8th तक भी अगर आपको करना पड़ता है, आप कहीं ऐसी जगह पर पोस्टेड हो जहां पर आपको नहीं है फॉरेन लैंग्वेज से इंटरेक्शन, बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप उसको उसकी लैंग्वेज में समझाओ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ अंग्रेजी बोलनी ही बोलनी है, अंग्रेजी के पीछे मत दौड़ो, अपनी भाषा से नाता जोड़ो, टाइप ऑफ थिंग इज देयर। और इसके बाद एक और चीज उन्होंने बोली है कि बेस्ट अप्रोच, आपको क्वेश्चन मिल जाए कि ओनली मदर टंग या बायलिंगुअल अप्रोच। तो बायलिंगुअल टीचर रहेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप अपनी मदर टंग यूज़ कर रहे हो। मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करती हूँ, मैं मराठी में पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं कुछ वर्ड्स हिंदी के यूज़ करती हूँ, मैं मलयालम में पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करती हूँ, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। उसका रीज़न ये है कि कुछ वर्ड्स यूज़ करने से ना बच्चों को वो उन वर्ड्स से फेमिलियर हो जाते हैं और उस लैंग्वेज के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में कहीं ऐसा मिले कि सिंगल लैंग्वेज अप्रोच या बायलिंगुअल अप्रोच, बायलिंगुअल को हिंदी में बोला जाता है द्विभाषिक। हिंदी वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं, देखो मैं क्या करूँ यार, मेरी पूरी पढ़ाई ना अंग्रेजी में हुई है, तो मेरे को वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं हिंदी के लिए, स्टिल आई ट्राई अ लॉट फॉर यू। तो बायलिंगुअल को बोला जाता है द्विभाषिक अप्रोच। तो जो टीचर 2 लैंग्वेज यूज़ करके पढ़ाएगा ना, वो नॉलेज और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उससे बच्चा नॉलेज भी गेन कर रहा है और साथ ही साथ में एक और लैंग्वेज से भी फेमिलियर हो रहा है। तो बायलिंगुअल अप्रोच इज द बेस्ट। और 8th तक बिना डरे कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको NEP 2020 पूरा हक देती है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, मदर टंग में, आमतौर बोल चाल की भाषा में बच्चे को पढ़ा सकते हो। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना। एज पर NEP 2020 अप टू क्लास 5th और 8th टीचर कैन यूज ओनली रीजनल लैंग्वेज टू टीच द स्टूडेंट्स। उसका ना रीजन भी दिया है, NEP 2020 ने उसके रीजन को भी जस्टिफाई किया है। वो बोलते हैं कि भैया जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जितनी लैंग्वेजेस को हम एक्सपोज करते हैं ना, उनको उतनी लैंग्वेजेस जल्दी समझ में आती हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म का बचपन में बहुत बेनिफिट होता है। एक बहुत लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ आई ना, तो मैं एक लड़की से मिली, उसका नाम था आर्या। मेरा वीडियो देखेगी तो खुश होगी। शी वॉज बोर्न इन केरला, तो वहाँ पर वो 1-2 साल रही तो उसको मलयालम आ गई। फिर वो किसी और कंट्री में जर्मनी चली गई तो वहाँ उसको जर्मन आ गई। फिर वो जापान आ गई तो उसको जापानीज़ भी आ गई। स्कूल जाती थी, फ्रेंड से मिलती थी तो जापानीज़ भी बोल लेती थी। और उसके बाद इंग्लिश भी पेरेंट्स सिखा देते हैं। घर में मराठी बोली जाती थी तो मराठी आ जाती थी। इंडियन कम्युनिटी में रहती थी तो हिंदी आ जाती थी। तो वो 7-8 साल की बच्ची को 7-8 लैंग्वेजेस में इंटरेक्शन आता था। चाहे 100% नहीं आता था लेकिन आता था। तो दिस इज द रीज़न। बचपन में अगर मल्टीकल्चरलिज्म होता है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म, ज़्यादा भाषाएं बच्चों को बचपन में सिखा दो तो वो सीख जाते हैं। अभी हमारी उम्र में हमें भाषा सिखाओगे, हम फंस जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है। तो लैंग्वेज लर्निंग इज मोस्ट ईजी व्हेन यू आर एट योर यंगर एज। तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने NEP 2020 ने इसको जस्टिफाई किया है कि आप सिंगल लैंग्वेज के पीछे दौड़ रहे हो लेकिन आप मल्टीलिंगुअल अप्रोच भी अपना सकते हो टू हेल्प द चिल्ड्रन।
उसके बाद आगे जो उन लोगों ने एक चीज़ बोली कि लैंग्वेजेस पढ़ाना कैसे। देखो लैंग्वेज के टीचर्स होते हैं ना, जो आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वाले समझ पा रहे होंगे कि हमारे लिए ना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाना, क्योंकि साइंस वाले को पता है क्या पढ़ाना है, मैथ्स वाले को पता है क्या पढ़ाना, लेकिन भाषा वालों को पता ही नहीं होता कि पढ़ाना क्या है, उनको अप्रोच ही नहीं दी जाती है। लैंग्वेज के टीचर्स की सबसे बड़ी चुनौती होती है टू फाइट द बोर्डम ऑफ द क्लास। बच्चे बोर ना हो, हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है। लिटरेचर की क्लास में आधी क्लास हो जाती है, इसका मतलब टीचर जो है बच्चों का बोर्डम फाइट नहीं कर पा रहा है। तो टू फाइट द बोर्डम ऑफ द क्लास, लैंग्वेज टीचिंग में कुछ एक्टिविटीज दी हैं। जैसे उन लोगों ने बोला कि आपको मल्टीपल सेंसरी वाली एक्टिविटीज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो एडजेक्टिव की एक्टिविटी, आपने फूल बनवा दिया, बच्चा नाम लिख रहा है, तो एक्टिविटीज से लैंग्वेज को पढ़ाना है। कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाषा के सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कॉन्वर्जेशन, उसको बोलना आना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं तुमको कहूँ मुझे जापानीज आती है, तो पलट के सामने वाले ये कहते हैं कुछ बोल के दिखाओ। तो किसी लैंग्वेज को आने का मतलब यही है कि आपको उसमें बातचीत करनी आती है, आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो इंग्लिश आ रही है लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। मराठी आ रही है, आप मराठी बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आपको मराठी नहीं आ रही है। तो एनईपी 2020 कहता है कि इंटरैक्शन पे बहुत एम्फोसिस होना चाहिए। हमारे स्कूल्स में अक्सर हम रिटन पर और लर्निंग पर फोकस करते हैं लैंग्वेज क्लास में, बट लैंग्वेज क्लास इज मेंट टू इंटरैक्ट। बच्चों से बुलवाई है, डायलॉग कॉम्पिटिशन्स जैसी एक्टिविटीज कराइए, बच्चे बात करें उस भाषा में, उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि उनका उस लैंग्वेज में कॉन्वर्जेशन स्किल डेवलप हो जाए। लैंग्वेज का आना या ना आने का मतलब यही होता है कि आपको उस भाषा में बात करनी आती है। एक बार मैंने वो इंटरव्यू वाला वीडियो डाला था, उसमें एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं संस्कृत का टीजीटी का एग्जाम दे रहा हूँ लेकिन मैं संस्कृत में बोल नहीं पाता हूँ, तो प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर आप लैंग्वेज के टीचर हो तो आपको सामने वाला कहेगा ही कहेगा, भैया 5 वाक्य तो बोल के दिखाओ, अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो उस लैंग्वेज में, फिर क्या करोगे। तो अगर आप किसी लैंग्वेज के हो तो आपको उस लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए, और यही एक लैंग्वेज टीचर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वो उस बच्चा उस लैंग्वेज में बोलना सीख जाए। इंग्लिश हम सब पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश में हम सब बोल नहीं पाते हैं, तो कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद राइटिंग स्किल्स पे जोर दिया जाना चाहिए कि भैया क्रिएटिव राइटिंग बच्चों को सिखाओ। वो बोल पा रहे हैं तो ठीक है, फिर उसी बात को वो लिख कैसे पा रहे हैं, लिखने के लिए फिर उनको वोकैबुलरी अच्छी आनी चाहिए, उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। अपनी बात को बोलना और अपनी बात को लिखने में फ़र्क है ना। हम बोल तो फटाफट जाते हैं, लेकिन जब लिखना होता है तो हमें थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज चाहिए होती है, थोड़े से अच्छे वर्ड्स चाहिए होते हैं, सेंटेंस को उस तरीके से बनाना पड़ता है कि मेरी बात सामने वाले तक एज इट इज़ पहुँच जाए। ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ और बोल रही हूँ और समझने वाले ने कुछ और समझ लिया। तो इंटरेक्शन के बाद राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो लैंग्वेज के लिए उन लोगों ने ये चीज़ें दी हैं कि एक्टिव हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, इंटरेक्शनल स्किल्स एंड राइटिंग प्रैक्टिसेस। और अच्छी राइटिंग होने के लिए अच्छी रीडिंग होनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। रीडिंग के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि 5वीं के बच्चे को भी 3री की किताब पढ़नी नहीं आ रही है। तो रीडिंग प्रैक्टिस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और वही फिर रीडिंग सिर्फ इंग्लिश वाले की प्रॉब्लम नहीं है भैया, रीडिंग तो हर सब्जेक्ट में करनी है ना। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है तो हमारे सारे सब्जेक्ट से इंग्लिश में, और हमें पढ़ना ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। सो रीडिंग शुड ऑल्सो बी एम्फेसाइज ड्यूरिंग लैंग्वेज क्लासेस। ये रहा लैंग्वेज का। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो लैंग्वेज में है वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये आपने पढ़ा होगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये NEP 1986 से चली आ रही है और इसको अभी भी उन लोगों ने स्टे किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कहता है कि 10th क्लास तक हमारे हिंदुस्तान का हर बच्चा कम से कम 3 भाषाएं पढ़ चुका हो, जिसमें 2 लैंग्वेजेस शुड बी इंडियन लैंग्वेजेस। जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली इज अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो हमारी एक हिंदी हो गई, एक इंग्लिश हो गई, और एक तीसरी लैंग्वेज जो हम संस्कृत लेते हैं, या आजकल प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो फॉरेन लैंग्वेज भी लगा देते हैं, जापानीज, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन। तो वो 3 लैंग्वेजेस हो गई। और अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है, सपोज करो आप साउथ में कहीं रह रहे हो, आप मलयालम पढ़ रहे हो, आप मराठी पढ़ रहे हो, तो मलयालम मराठी हो गई, फिर इंग्लिश हो गई, फिर उनको हिंदी पढ़नी पड़ती है, उनको हिंदी का एक एग्जाम भी देना पड़ता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज चिल्ड्रन। साउथ के लोगों के लिए हिंदी का पेपर देना बहुत मुश्किल होता है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था हिंदी हमारे लिए ऐसा होता था कि पता नहीं हमारे 4 पेपर एक तरफ और एक हिंदी का पेपर एक तरफ, क्योंकि वो माहौल में नहीं रहते हैं ना, वो उस लैंग्वेज को ना सुनते हैं ना पढ़ते हैं मजबूरी में, जैसे हमारे लिए संस्कृत होती है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मीन्स 3 लैंग्वेजेस, जिसमें से 2 इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए और एक फॉरेन चल सकती है, और एक लैंग्वेज आपने कोई लिटरेचर लेवल पर पढ़ी हो, मतलब जैसे हम हिंदी में हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेते हैं, तो एक लैंग्वेज 3 में से ऐसी हो जिसको अपने लिटरेचर लेवल पे पढ़ा हो। तो जो हमारी वो छोटी लैंग्वेज होती है ना तीसरी, उसको हम लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, बाकी 2 तो हम लिटरेचर पढ़ते ही पढ़ते हैं।
तो ये तो आप अपने आप से भी रिलेट कर सकते हो, व्हाट इज द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ है, एनईपी 2020 ने एज इट इज इसको रखा है। तो दैट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या तो दैट्स अबाउट लैंग्वेज। और यही सब है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लैंग्वेज से रिलेटेड, एक स्कीम है EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ना इंडिया के कल्चर को बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि डिफरेंट डांसेस, डिफरेंट फूड, डिफरेंट क्यूजीन्स, डिफरेंट क्लोथ्स, तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी बहुत रोल है। और स्कूल्स का मुझे नहीं पता, संगठन में EBSB के अंडर फरवरी के महीने में ही ना 10-15 दिन का एक प्रोग्राम होता है जो सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस पे होता है। 15 दिन का होता है जिसमें रोज एक इंडियन लैंग्वेज को लिया जाता है। कोई बच्चा या कोई टीचर या कोई ग्रुप स्टेज पे खड़ा होकर कोई गाना गाता है उस पर, या कुछ 8-10 वर्ड्स हिंदी के, उस लैंग्वेज के, इंग्लिश के बताए जाते हैं। मतलब आपको और इंडियन लैंग्वेजेस से फेमिलियर कराया जाता है। तो वो EBSB के अंडर आता है। और इसी के अंडर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। उसका एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ये जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना ये पूछे जाते हैं, मदर लैंग्वेज डे, एजुकेशन डे। तो मदर लैंग्वेज डे याद रखना 21 फरवरी को होता है। आपके लैंग्वेज के GK में ये आ सकता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, और ये मनाया जाता है इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से। स्कूल्स में सेलिब्रेट होता है, सब अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, कुछ कुछ ड्रेसेस पहन के आते हैं। तो वो 21 फरवरी है, और इसी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर हमारे लैंग्वेजेस का काम होता है। और EBSB के अंडर एक और चीज़ NEP 2020 में आई है लैंग्वेजेस से रिलेटेड, वो है PM युवा स्कीम। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। PM युवा स्कीम ऐसी स्कीम है जिसमें स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया जाता है कि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखिए। मतलब बडिंग राइटर्स के लिए है, जो लिखना चाहते हैं, जो लोग लेखक बनना चाहते हैं मगर नहीं बन पा रहे हैं, उनको सही फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, मेंटरशिप नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक इनिशिएटिव है युवा स्कीम। इसका लास्ट ईयर 1.0 आया था, अब 2.0 आया है। इसमें टॉपिक्स दिए जाते हैं, आप इस पर अपना लेक्चर लिखो या कोई 4-5 8-10 हज़ार की कुछ हमें कंटेंट लिख कर दो, फिर उसको चेक किया जाता है। फिर उसमें ऑल इंडिया 75 लोग सेलेक्ट होते हैं और उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि लिखते कैसे हैं, राइटर्स कैसे बनते हैं। तो ये भी इसी के अंडर है, इसको बोलते हैं युवा स्कीम। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है अगर लैंग्वेज में कुछ अटक गया तो, खासतौर के TGT PGT इंग्लिश के लिए या लैंग्वेज वालों के लिए। तो ये युवा 2.0 के बारे में पढ़ लेना, EBSB के बारे में भी पढ़ लेना। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लैंग्वेज। अब मुझे लगता नहीं है कि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत होगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसा होना चाहिए, कितनी लैंग्वेज बच्चे को पढ़नी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, बच्चा किस भाषा में सीख सकता है, किस में नहीं सीख सकता है। अब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, इफ यू विल कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे मिला था वो था को करिकुलर इंटीग्रेशन। ये हमने को करिकुलर अप्रोच में भी पढ़ा था। भैया NEP 2020 साफ बात कहती है कि अपनी क्लासरूम के अंदर दुनिया को लेकर आओ। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, आपका वो कंटेंट रियल लाइफ से रिलेट होना चाहिए। रियल लाइफ की जो कोस्कोलास्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, मतलब किसी भी चीज़ के लिए क्यों होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के अंदर वो अंधविश्वास को दूर करने के लिए ना बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के बाबा ही हम लोग को लूट के ले जाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कोई भी चीज़ को नए तरीके से कैसे करना है, ये चीज़। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस क्या होती है? एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब अपने शब्दों से किसी की सुंदरता को बढ़ा देना। कोई भी चीज़ बहुत सुंदर लग रही है, आप उसको अपने वर्ड से ऐसे डिस्क्राइब करोगे कि यार पढ़ने वाले को उसको देखने से ज़्यादा मज़ा आ जाए। दैट इज़ एस्थेटिक सेंस। जो हमारे पोएट्स होते हैं वो एस्थेटिक सेंस उनका बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपने शब्दों से किसी मोमेंट को, किसी फीलिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को मज़ा आ जाता है। वाह। कुमार विश्वास आप सब सुनते होंगे तो उनका वो एक बहुत फेमस कोट है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो व्हाट इज दिस? एक सेपरेशन की फीलिंग को, एक दूर रहने वाली फीलिंग को उन्होंने शब्दों से ऐसे बयां कर दिया कि हर बंदा उससे रिलेट कर पाया। तो ये एस्थेटिक सेंस है, ये डेवलप करनी होती है लैंग्वेज के टीचर्स को, इसीलिए वोकैबुलरी ज़रूरी है। तो एस्थेटिक सेंस आ जाए तो समझ जाना एस्थेटिक सेंस ये होती है। और ये डेवलप होती है लैंग्वेज से, आर्ट एक्सप्रेशन से, ड्राइंग से, कलरिंग से,
चीज़ों को पढ़ने से, इससे डेवलप होती है, तो पढ़ाते वक्त ये भी ज़रूरी है। थर्ड चीज़ बहुत हेल्थ एंड हाइजीन। आपको अपनी बुक्स के साथ, कंटेंट के साथ ना बच्चों की फिटनेस के ऊपर, क्या खाना चाहिए, रोज़ योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इनको भी कोरिलेट करना चाहिए। बच्चों को हेल्थ और हाइजीन की नॉलेज, फिटनेस एंड स्मार्टनेस की नॉलेज हमें अपने कंटेंट के साथ देनी है, वेलनेस, न्यूट्रिशन, ये सब। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स वॉज कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, फीलिंग ऑफ वी, के साथ में एक साथ कैसे काम करते हैं, हम वाली फीलिंग, मैं नहीं हम, तो वो भी आपको अपने एजुकेशन के साथ बच्चों को देनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं ये चीज़ें, वैल्यू एजुकेशन, जो कोलैबोरेटिव थिंकिंग, टीम वर्क, फीलिंग ऑफ वी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कोर वैल्यूज़ में आती हैं और ये आपको मिलेंगी आपके एग्जाम में। डरना मत, समझ जाना इनका मतलब क्या होता है। सो आफ्टर दिस व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग केम वॉज वैल्यू एजुकेशन। आजकल ना हमारी मॉरल वैल्यूज़ बहुत ख़राब हो रही हैं, हम मॉरल वैल्यूज़ के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। और हमने शायद कोविड के टाइम पर देखा भी है कि कितना अच्छा भी लोगों ने किया है, लेकिन बुरा भी इतना हुआ है जिसकी कोई हद नहीं थी। तो उसको भी पढ़ाई के चक्कर में, सिर्फ पढ़ाई और पैसे के लिए हम अपनी वैल्यूज़ को स्टेक पर नहीं रख सकते हैं। ये एक वैल्यू एजुकेशन एनईपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आप एजुकेशन को कैरेक्टर बिल्डिंग से अलग नहीं कर सकते। जो पढ़ा लिखा है उसी का ही स्ट्रॉन्ग चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो जैसे कि कुछ वैल्यूज़ उन्होंने दी, मॉरल वैल्यूज़ हमें पता ही हैं, बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सबकी बात समझनी चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए, किसी को किसी अमीर या गरीब के साथ डिस्पैरिटी नहीं चाहिए, ये मॉरल वैल्यूज़ हैं। फिर जेंडर सेंसिटिविटी, यही है ना कि लड़का है ये पिंक नहीं पहनेगा, या मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, दिस इज जेंडर सेंसिटिव इशूज़। यार जब दुख होगा तो सब रोएंगे ना, नो मैटर वॉट वेदर द बॉय और अ गर्ल। चोट लगेगी तो दर्द होगा ही ना, नो मैटर वेदर अ बॉय और गर्ल। सो दीज आर सम जेंडर सेंसिटिव इशूज़। इनको सोसाइटी में लाना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। थर्ड है फिर ह्यूमन वैल्यूज़ में वही शेयरिंग, केयरिंग, रिस्पेक्टिंग, डिग्निटी फॉर वर्क, कि भैया कोई छोटा काम भी कर रहा है तो कम से कम वो काम कर रहा है ना, उसकी इज्जत करो। भीख मांग कर तो नहीं खा रहा ना, चाहे वो झाड़ू लगा रहा है, चाहे वो पोछा लगा रहा है, वो आपकी बेटरमेंट के लिए कुछ कहीं चीज़ की सफाई कर रहा है, तो उस बंदे की भी इज्जत होनी चाहिए। दोज आर ह्यूमन वैल्यूज़ जो आजकल ख़त्म होती जा रही हैं। हम किसी गरीब आदमी को जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा होता है उसे कुछ समझते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हिंदुस्तान में गाड़ी वाला इंसान साइकिल वाले को कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है। अभी नहीं बताऊंगी कैसे, कभी फिर जापान की वीडियोस बनाऊंगी तो बताऊंगी कैसे। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में वही है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, इंटीग्रिटी। इनके हिंदी शब्द देख लेना, मुझे नहीं पता है। एंड देन कम एनवायरमेंटल वैल्यूज़ में पेड़ों को मत काटो, पानी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको पढ़ाते हुए ध्यान में रखनी है, आपके लेसन प्लान में, आपके कंटेंट में, आपके टीचिंग मेथड्स में, आपके पढ़ाते वक्त ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपको बच्चों को इस बारे में बताना है। यू हैव टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ दीज वैल्यूज़। तो बचपन से ही अगर हम ये चीज़ें एम्बाइब करने लग जाएंगे तो जब तक वो बड़े होंगे दे विल बी अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, अ गुड मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ अ सोसाइटी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ऑप्शंस मिल सकते हैं कि हम अच्छा इंसान कैसे बनाएं। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा कंटेंट नहीं है, ये एनईपी 2020 का कंटेंट है। वही डायरेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़कर लाती हूँ, तुक्का मार के नहीं लाती हूँ। और इसी में ना एक सवाल ये भी आता है कि मॉरल वैल्यूज़ दे कैसे, वैल्यू एजुकेशन कैसे दे। हमें ये तो पता है कि वैल्यूज़ बच्चों को देनी चाहिए, लेकिन कैसे दें। तो उसके लिए उन्होंने ना 2-3 चीज़ें बोली हैं। लाइक फर्स्ट थिंग इज़ मॉरल स्टोरीज़। पहले हम जब पढ़ते थे तो मॉरल एजुकेशन करके एक बुक होती थी, मॉरल एजुकेशन का पेपर भी होता था, स्टोरी होती थी, उसको हम पढ़ते थे, उसमें कुछ मॉरल होता था, उसको हम याद करते थे। तो एक तो वो तरीका है। और बुक्स के लिए उन्होंने 3 बुक्स दिए थी, पंचतंत्र, एक है जातक, एक है हितोपदेश। ये 3 बुक्स के नाम एनईपी 2020 में मेंशन्ड हैं। तो दीज बुक्स कैन बी यूज्ड टू गिव मॉरल एजुकेशन टू यंग किड्स। छोटे बच्चों को वैल्यूज़ देने के लिए, मॉरल्स सिखाने के लिए इन किताबों की स्टोरीज को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है
केस स्टडीज मतलब यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, तो आप कैसे करोगे? तो केस स्टडी कैन बी एन ऑप्शन. केस स्टडी इज अ स्टोरी टेलिंग ओनली. किसी का आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज कर दिया क्लास में और आपने उसको वैल्यू एजुकेशन दे दिया, उससे कुछ वैल्यू मिली, आपने पढ़ा दिया. तो केस स्टडी तो एक तरह से रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं. और तीसरी चीज थी सिचुएशनल क्वेश्चंस. सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए अगर आपको टाइम मिले ना, तो मेरे ही चैनल पे एक सीरीज है हील द वर्ल्ड करके, उसमें एक वीडियो है जवाब दीजिए करके, उसको देख लेना. वो सिचुएशनल क्वेश्चन है कि आपके पास सिचुएशन है, सामने 4 लोग खड़े हैं, आप 2 की ही हेल्प कर सकते हो, आप कौन से 2 की हेल्प करोगे? या आपके पास क्वेश्चन है, आप की मम्मी बीमार है, आपके पास पैसे नहीं है, आप केमिस्ट के पास गए दवाई लेना, वो कहता है बिना पैसों के दवाई नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे? झगड़ा करोगे, चोरी करोगे, दवाई नहीं लाओगे, कहीं काम करोगे? हाउ विल यू गेट दैट मेडिसिन? तो ये सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं जिनको एथिकल डिलेमा भी कहा जाता है, कि धर्म संकट आ जाता है, मैं सही हूं या मैं गलत हूं. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू टू गिव मॉरल एजुकेशन टू चिल्ड्रन. बच्चों में ये सोचने की शक्ति डेवलप करते हैं. बच्चा सोचेगा कि यार मेरे पास 4 चॉकलेट हैं और 8 बच्चे हैं, अब मैं 4 को दूं या आधी आधी करके 8 लोग खा लें. तो शेयरिंग, केयरिंग, हेल्पिंग जैसी वैल्यूज इम्बाइब करने के लिए हमें मॉरल वैल्यू एजुकेशन, सिचुएशनल क्वेश्चंस, केस स्टडीज, इन्हें अपनी टीचिंग के साथ जोड़ना पड़ेगा. यस, आज के लिए मेरा कंटेंट इतना ही था. इसके बाद मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन, वैल्यू एजुकेशन का क्वेश्चन, को करिकुलर एक्टिविटीज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा. नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग यू ऑन स्पेशल एजुकेशन. इस पे सवाल आया था, मैडम कुछ स्पेशल एजुकेशन के बारे में बता दीजिए, और जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उन पर बता दीजिए. उन पर मैं आपका अगला वीडियो उस पर लाऊंगी और मेंटल हेल्थ पर लाऊंगी, और मैं वो 1-2 दिन में ले आऊँगी. नाउ आई एम क्वाइट फ्री, मेरे बहुत क्लासेस हो गई हैं, कुछ एक आध प्रेजेंटेशन रह रहा है वो मैं कर लूँगी. तो नाउ आई हैव ample of time. I will try to bring the video by the Sunday evening on mental health and special education. तो stay tuned, इस वीडियो को देख लीजिएगा, और 1-2 बार भी सुन लोगे ना तो आपको फायदा हो जाएगा. कहीं ना कहीं आपके 2-4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे इनसे रिलेटेड, को करिकुलर एक्टिविटीज पे, लैंग्वेज पर, वैल्यू एजुकेशन पर. सो यू विल लैंड अप ऑन गुड आंसर्स अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे. मेरी वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2x पे, 1.75x पर देख लीजिएगा. आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. सोते वक्त देख लीजिएगा या कान में लगाकर सुन लेना आंखें बंद करके, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. आई होप यू आर डूइंग वेल. आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप अपने टारगेट्स के करीब पहुंच गए हो, आप अपना सिलेबस एक बार लगभग कर चुके हो, आपके रिवीजन, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब सही चल रहे हैं, एंड यू आर वेरी गुड इन योर हेल्थ, यू आर वेरी हाई इन योर स्पिरिट्स, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, और यू आर प्रेइंग एवरी डे, और सब सही चल रहा है, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.